नेक्स्ट सेशन हम यहीं से लेते हैं। अगला सेशन, उसका टाइटल अनट्रांसलेटेबल्स सीक्वेंस, अनट्रांसलेटेबल्स एंड अनस्टॉपेबल्स। ये सेशन हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का एक स्पेशल सेक्शन है, ट्रांसलेशंस डिपार्टमेंट उसका है। तो उसका जो पहला हिस्सा है उसको कहते हैं अनट्रांसलेटेबल्स। तो पहले तो मैं, जो हमारे ट्रांसलेशन टीम के दोस्त है, सबसे यंग टीम है हमारी, वीरेंद्र जी, राजेश जी आ जाइए। हर टाइम हम पब्लिशिंग जो हमारा काम होता है उसकी बुक्स की बात करते हैं। तो आज हम एक दूसरी उस ट्रांसलेशन की जो दुनिया होती है, हमको लगता है चलो बुक्स आ गई, ट्रांसलेट हो गई, ऐसी कोई बात हो गई। वो ऐसी बात नहीं होती। मैंने कहा ना, कुछ आसान नहीं होता, वो मुश्किल काम है। और मुश्किल माने इट इज़ डिफ़िकल्ट। ट्रांसलेशन इज़ अ नॉट एन ईजी थिंग। सो जो टाइटल है अनट्रांसलेटेबल्स, उसका मतलब क्या है वो हम सुनते हैं वीरेंद्र जी से और राजेश जी से। उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। वीरेंद्र जी है, वो हमारे लीड ट्रांसलेटर है। हिंदी की जो भी बुक्स हमारी प्रिंट होती है, पब्लिश होती है, वो ही इज़ द लीड ट्रांसलेटर एंड राजेश जी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज टीम। सो विथ ऑल द ग्रेटिट्यूड आई इन्वाइट यू फॉर दिस सेशन। नमस्कार मित्रों। आप लोग जानते हैं कि जब ओएसिस का कोई काम आसान नहीं होता तो ट्रांसलेशन करना हुआ होगा तो कैसे आसान हुआ होगा। ट्रांसलेशन की बात करूं तो अनट्रांसलेबल का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ नहीं है कि जिसका अनुवाद न हो सके, जिसका अनुवाद ज्यों का त्यों न हो सके। अनुवाद तो होता ही है, लोग कर देते हैं, लेकिन ज्यों का त्यों न हो सके। जो भाव मूल में है वह भाव जो है अनुवाद में, ट्रांसलेशन में न जा पाए, वो अनट्रांसलेबल है। अभी 2 साल पहले कुछ शब्दों की मैंने चर्चा की थी, उनकी बात अभी नहीं करूँगा। अभी जब मैं सोच रहा था, एक दिन पहले जब फ़ोन आया, अब इनका तो आदेश होता है कि भाई ये करना है आपको, तो अब कैसे कहें कि नहीं करेंगे। और मेरी आदत एक ख़राब है कि मैं किताब अपने पास रखना बहुत कम चाहता हूँ। जब काम हो जाए तो किसी के काम लायक हो उसको दे देने का, वो पढ़ेगा, वो करेगा। तो जो ट्रांसलेशन मैं करता हूँ जिन किताबों पर, यानी जिन किताबों को आधार बनाता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं उसी से आपको उसकी बताऊँगा कि क्या तकलीफ़ होती है। जैसे इस समय मेरे पास जो मैं काम कर रहा हूँ और लगभग समापन पर है, फाइनल स्टेज पर जा रहा है, ये रघुवीर भाई चौधरी गुजराती के एक बड़े रचनाकार हैं। कवि चाहे उतने अच्छे न हों, लेकिन एक बड़े रचनाकार हैं, बड़े आदमी हैं। इनका एक लंबा दीर्घ काव्य है यह, बचाव नामू, अनुवाद और वो भी कविता का। एक मतलब सबसे आखिरी वो है कि आप कविता का अनुवाद अगर आपको करना, आपने सीख लिया या आ गया, तो आप कोई अनुवाद आपके लिए कठिन नहीं लगेगा। लेकिन बहुत कठिन होता है। मैं आपको खाली, जब इनका फ़ोन आया तो मैंने खोजा, पुरानी कापी हमारी मिली जिस पर मैं ये इसको अनुदित किया था। पहले शुरू के पन्ने हैं जो मैंने पेंसिल से इनको अनुवाद लिखा था, सारे पन्नों का। और फिर पेंसिल के बाद मैंने पेन उठाई और पेन से उसको सुधारा। पेन से सुधारने के बाद हमारा जो टाइपिस्ट है, इसको तो टाइप करने से रहा, तो उसके लिए मैंने अभी ये नई बुक ली और 3-4 दिन में कॉपी की। वहाँ से कॉपी करने में भी सुधार हुआ, ऐसा नहीं कॉपी करने में ज्यों का त्यों रह गया होगा। ये सब करने के बाद मन को संतोष नहीं हुआ। संतोष न होने का कारण था कि जो अनुवाद हो रहा था, अनुवाद तो मेरे दृष्टि से खराब नहीं था, और मैं कविता के अनुवाद में मान रहा हूँ, अभी तक मानता था कि भाषा
से एक भाषा से दूसरी भाषा में जाएगी कविता, तो नाद सौंदर्य का निर्वाह बहुत मुश्किल काम है, जिसको आप प्रास कहते हैं या अलंकार कहते हैं, उनका निर्वाह करना बड़ा मुश्किल काम है। छंद उससे भी मुश्किल काम है। तो मैंने रघुवीर भाई की फुटपाथ अने सेढ़ो, फुटपाथ और मेड़ के नाम से मैंने 10 साल में अनुवाद किया था। 10 साल पहले वो प्रिंट हुई थी। लेकिन उसके बाद यह जब लंबी कविता आई तो मैंने रघुवीर भाई से कहा कि सर मैं इसका करूं। बोले रहने दे भाई, क्यों करता है, हैं? आजकल कोई किताब खरीदता नहीं, अनुवाद कौन खरीदेगा। हमने कहा सर मैं बेचने के लिए थोड़ा उसको बेच रहा हूँ, मेरे मन में है कि एक मैं पढ़ गया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये किताब इतनी वर्थ है कि इसका अनुवाद होना चाहिए। बोले तुझे ऐसा लगता है तो कर। मैं रघुवीर भाई हम लोग 77 से अब तक एक प्रकार से साथ हैं, मतलब हमारे गुरु हैं वैसे तो जब मैंने इसका अनुवाद करना शुरू किया तो जो पहला ड्राफ्ट जैसे कोई मैं आपको इसलिए पढ़ कर सुना दूँ कि आपको ऐसा न लगे कि गुजराती है कि हिंदी है। सर्व गर्ग शिष्यों ने देश जोड़ा श्लोक से, मंत्र जो आद्य ग्रंथों के रखा साथ विवेक से। यानी लय कहीं टूटती नहीं है पंक्ति। तो मैं मानता हूँ कि अगर मान लो छंद न भी आए, लय आ जाए तो गद्य तो नहीं है। कम से कम कविता और गद्य को अलग करने वाली चीज़ लय है। तो लय आ जाए तो कविता में गिनी जाएगी। फिर ये लयबद्ध तो मैंने कर दिया सब पूरा, ऐसा नहीं कि, और करने के बाद मैं दिखाया रघुवीर भाई को कि सर देखिए मैंने ये पूरा कर दिया है। और बोले कोई बात नहीं, पूरा कर दिया तो दे दो टाइपिस्ट को। तो मैंने कहा सर दे तो दूं, लेकिन अभी मेरे मन में कुछ चल रहा है उसको सुधारने का। तो बोले चल रहा है तो टाइप होकर आए तब सुधार लेना उसमें। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं छंद में करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तुरंत डांट पड़ती कि छंद कविता का मुख्य अंग नहीं है। छंद के पीछे तो छंद तो एक उद्देश्य के लिए, अपने सुविधा के लिए लोग करते हैं। बिना छंद के कविता हो सकती है और हो रही है, और पहले भी होती थी। तो फिर मैंने मन नहीं माना। तो जब ये पहला ये प्रूफ टाइप होकर आया है, ये मतलब, तो इसमें हमने कहा कि चलो करूं। मैंने इसको बदलना शुरू किया तो शुरू के कुछ तो खाली 1-2 शब्द हटा देने से काम चल गया। सत्य राम का, प्रेम कृष्ण का, विराग शिव का, रचा समास व्यास ने, सर्व संसारी जीव का। इसमें खाली 2 शब्द बदले, सकल के जगह सर्व किया, क्योंकि सकल करने पर एक अक्षर ज़्यादा हो जाता था। अनुष्टुप छंद है तो 8-8-8 के 4 ग्रुप होने चाहिए, तो एक बढ़ रहा था, तो सकल की जगह सर्व का किया। और जीवों, मूल कविता में जो अर्थ है वह जीवों को लेकर के है। हिंदी में जीव बहुवचन और एक वचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है, और कविता में तो खास तौर पर, तो जीवों को छोड़कर हमने जीव किया। ये तो बहुत आसान था। शुरू की पंक्ति में जानते हैं ना, आप ध्यान ज़्यादा लगता है, जैसे आप परीक्षा में लिखते हैं। अब बाद के पन्ने देखिए। कहने का तात्पर्य मेरे ये है, ये दिखाना उद्देश्य इतना ही था कि जितना लोग आसान समझते हैं अनुवाद करना, उतना आसान काम नहीं होता। ये बहुत कठिन काम होता है। फिर भी अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ती है और अनुवाद किए जाते हैं। अब अनुवाद के लिए जिन शब्द, जैसे अनट्रांसलेबल शब्दों की बात आ रही थी, तो मैं लगभग 20 साल से तो कर रहा हूँ अनुवाद। तो जो शुरुआत से जो आए हैं, 2 बड़े बहुत मतलब बहुप्रयुक्त शब्द हैं गुजराती में, हाश। इनो हिंदी, हाँ, हिंदी क्या होगा? बताइए। और
दूसरा जो है, अभी ख्याल आ जाएगा उसको बोल दूंगा। बताया तो था इनको बात चर्चा तो हुई थी 200 का। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो आ जाए वो। अब उम्र का ये असर तो रहेगा। आई एम रनिंग 75, तो उसका असर तो रहेगा कि थोड़ा चला जाता है पीछे, फिर बैक करना पड़, काल बैक जो है वो बड़ी देर से होता है। तो कुछ जब शुरू में जब हुआ, कुछ शब्द अज्ञानता के कारण हमें नहीं आते थे। डिक्शनरी बहुत ही अपर्याप्त है गुजराती की। एक ही हमारे लिए आधार था, भगवत गोमंडल, कि शब्दकोश से काम नहीं चलेगा। भगवत गोमंडल जो है काफ़ी मदद करता है। उसमें भी सारे शब्द तो नहीं मिल पाते। नहीं, वो तो ऐसे कौन से शब्द रहे हैं अभी तक जो फेमस है, गुजराती में सब जानते हैं? ना और ना ऐसे न, कोई न, ऐसे न, शब्द हैं जो ऐसे हिंदी तो में- हाँ, ऐसे तो अधिकांश नहीं है। गुजराती में तो क्या शब्द बहुत कम हो गए हैं। अच्छा। हाँ, सारे जो है संस्कृत को लाकर गुजराती में डाल दिया, अंग्रेजी को लाकर गुजराती में डाल दिया। आप नई शब्द भंडार कम है। हाँ, हाँ। नई डिक्शनरी देखेंगे विद्यापीठ वाली जो अपनी उन्होंने छापी है 1500 रुपये वाली, उसमें यही स्थिति है कि प्र पर शुरू कीजिए तो प्र पर जो 4 पन्ना आपको मिलेगा, क्योंकि प्र जो है उपसर्ग के रूप में संस्कृत से लेकर के हर चीज़ों को जो है जोड़ करके बना करके बना दिया करते चले गए। तो गुजराती में ऐसे शब्द बहुत कम हैं। इंग्लिश में अंग्रेजी में से मैं हिंदी में नहीं करता हूँ, और अंग्रेजी से हिंदी में मैंने इनकी मदद ले करके जो है, एक बार गांधी जी का था असल में। आप भगनी निवेदिता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके खानदान के कोई हैं जिनके पास सारे फोटोग्राफ्स गांधी जी के थे, और उन्होंने क्या किया कि फोटोग्राफ्स को रखकर उसके नीचे जो है वह कैप्शन जैसा 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन लिखे, और वो हैदराबाद में ही कहीं सेटल हैं। वाह वाह काम आया। वो 1 साल रुक कर किसी के पास वो रुक कर के आया। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मतलब इतना नहीं जानता हूँ कि मैं अनुवाद करूँ, तो मैं हिम्मत नहीं करूँगा। फिर हमने जब वो गले पड़ गया मतलब हमसे बहुत सीनियर लोगों ने जब कहा कि नहीं करना है इसका, तो और गांधी का है क्यों नहीं करोगे, हम कहे कि मुझे भाषा तो आनी चाहिए। अच्छा, हमने कहा चलो अच्छा गूगल दादा की मदद से करते हैं। तो हम अपने से करते थे, और जो शब्द हमको नहीं समझ में आता था वह पूरा वाक्य जो है लिख करके हम गूगल दादा को दे देते थे, और गूगल दादा जो उसका उल्टा सीधा ट्रांसलेशन करके देते थे हमको। तो उसमें से जो शब्द हमारे काम का अगर मिल गया तो हम उसको ले लेते थे। क्योंकि उसमें तो काफी उलटफेर रहता है। और बिल्कुल आप बदल जाता है। सिंटेक्स जो है एकदम अलग होता है। सिंटेक्स पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, शब्द पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ क्या होती है कि शब्द किस भाव में प्रयोग किया, किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, उसकी अर्थ छाया क्या है, आप कुछ कह नहीं सकते। एग्जांपल दीजिए उसका। दड़े, गुजराती में दड़े शब्द, दड़े मतलब चूना, हाँ दड़बू, हाँ आंसू हाँ हाँ। लेकिन जब लगातार आंसू बह रहे हों और फ्लो के साथ बह रहे हो, तब चूना वो सब जो है नहीं चले। अच्छा, हाँ, मैं उसको किया मैंने अभी। हाँ, चूना शब्द क्या धीरे धीरे रिस रहा है, रिसना एकदम धीमा है, चूना उससे थोड़ा ज़्यादा है, धारा लेकिन प्रवाह जब चल रही है। दड़े में जो है वो न, दड़े का मतलब लगातार धड़ 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 निकल रहा है। हाँ, अब धड़ 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 आंसू निकल रहे हैं, तो उसके लिए शब्द तो वो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। तो जब नहीं मिलता है तो गढ़ते हैं। मैंने बनाते हैं आप? हाँ, अपने आप नहीं बनाते हैं भाव के आधार भाव पर के आधार बनाते हैं। हमने सब तो बने हुए हैं सब उन्हीं को हम उलट फेर करते हैं। अभी अभी हमने इसको किया दड़े को, इसलिए मुझे ख्याल है। अब किताब में ही देख देना, इसी में किया होगा। सॉरी, एक अर्थ, हाँ
नहीं सॉरी, इसमें एक दूसरा शब्द है, वो दड़े नहीं है, थड़ा। हीरा पहल पाड़ेला रुपेरी स्तंभ ना थड़ा, कि हीरे के जो फलक होते हैं, हाँ, वो उस पर बनाए गए हैं, रुपेरी यानी चांदी के, और स्तंभ समझते हैं, और उसका जो थड़ा होता है जिस पर वो स्तंभ खड़ा है, जिसे हमने पहले हिंदी बना दी स्तंभाधार, क्योंकि अर्थ तो निकल जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये अन्याय है। मतलब स्तंभाधार जरूरत पड़ने पर उपयोग कर लो, लेकिन नहीं ठीक है। फिर मैंने थड़ा का अर्थ खोजना शुरू किया डिक्शनरी में, गुजराती डिक्शनरी में नहीं। अब गुजराती डिक्शनरी में नहीं तो फिर था भी तो थाला था अर्थ। थाला जो है हिंदी में थाला का प्रयोग कि क्यारी के बाहर बाहर जो मेड़ बनी हुई है जिसमें पानी रुक सके, ऐसी जगह को थाला कहते हैं। तो अब वो खंभे का वो थाला कम तो है नहीं, खंभा तो ठोस चीज़ है, ऊपर जा रहा है। तब उसके लिए क्या करें, तो हमने कहा कि चलो खोजें कहीं से। हिंदी में नहीं मिला तो हमने कहा स्तंभाधार को खोजो। हमने इसमें क्या नाम है अपने, क्या कहते हैं, थिसॉरस में, हाँ, स्तंभाधार डाला, तब हमको मिला उसमें खली, गुजराती में कुंभी खली शब्द था, कुछ था, उसको हमने फिर कुंभी शब्द जो है उसमें से लिया, क्योंकि कुछ जगहों पर आकार कुंभ के जैसा भी होता है, नीचे तो गोल होता है और जरा सा ऊपर जो है, जैसे मान लो कलश है, कोई कलश का मुंह बना हुआ है, उसमें खंभा खड़ा हुआ है। तो मैंने वो कुंभी शब्द जो है वो उसके लिए हाँ जोड़ देने वहाँ पर उपयोग करने के लिए सोचा हूँ। अभी फाइनल जब हो जाएगा भगवान जाने क्या होगा। ये जरूरी नहीं कि अभी जो सोचा है वही फाइनल ही हो जाए, यानी कि एक शब्द को ढूंढने के लिए जो तकलीफ़ें होती हैं, अब बशर्ते आप ईमानदार हो तो, ईमानदार न हो आपको खाली, तो आप बिल्कुल सही अनुवाद करके जा रहे हो। स्तंभाधार में कोई गलती नहीं है, लेकिन दड़े के जगह चूना लिखने में तो चूना लगाना ही हुआ। अनुवाद ये थोड़ा कि डिक्शनरी में शब्द है तो उसको लिख दो वो सही हो गया। मुझे क्या, हाँ, मैं अनुवाद कर रहा था, पहला अनुवाद संजीव भाई के किताब, पहली किताब का, जो मतलब उनकी पहली किताब नहीं, मेरे अनुवाद के लिए पहली किताब। हाँ हाँ, और उसमें एक शब्द आया मनांकन। मनांकन तो मान्यता शब्द है भी, बिलीफ के अर्थ में भी है, कई अर्थों में है मनांकन। मैं देखता गया तो अलग अलग जगहों पर पुस्तक में भी अलग शेड हैं, ऐसा नहीं कि मनांकन का उपयोग एक ही अर्थ में किया गया है। अब मैं क्या करूं, अनुवादक क्या करे। समस्या तो ये है कि लेखक तो लिख कर चला गया। हाँ, कोई बात, वो तो बात कर रहा हूँ। तो हाँ, तो अब मनांकन शब्द वो पैराडिम हाँ, शब्द है। हाँ, अब उसका गुजराती नहीं है। नहीं, उन्होंने भी बनाया। मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। हाँ, और वो कौन थे, यशवंत भाई शुक्ल कौन थे? हाँ हाँ, यशवंत शुक्ल यशवंत भाई, हमारे दादाजी। आचार्य श्री। हाँ जी, हाँ। तो वो थे मेरे, मैं जब गुम जाता था हाँ, तो फिर हाँ। किसको, मैं तो लिटरेरी आदमी हाँ, था हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, तो फिर मैंने उनको पूछा कि इसका क्या किया जाए। हाँ। और दूसरे भी एक थे, तो वो सब बुजुर्गों ने कितना उनका दिमाग का नहीं किया, हाँ। सब कुछ समझा, फिर उन्होंने बोला कि ये मन में जो कुछ पैराडिम आ जाते, देखा तो वो छप जाता है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने ये शब्द बनाया हाँ। कि आपको ये ठीक लगता है। मैंने बोला हाँ ये ठीक है। नया शब्द बनाया। ये शब्द मैंने नहीं बनाया, ये उन्होंने बना के मुझे हाँ, दिया। मैं तो बिल्कुल मैं उनका हम आभार मानते हैं। नहीं वो तो बनाकर चले गए। ना ऐसा नहीं, मनांकन तो हम हिंदी में भी ज्यों का त्यों रख सकते हैं ना, उसमें कोई हमको अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस विषय को हम अनुवाद कर रहे थे उस विषय के अनुकूल अनुरूप भाषा भी तो होनी चाहिए। अब मनोविज्ञान में मनांकन के लिए
शब्द दूसरे हैं। अब वो अर्थ जो है हर जगह नहीं फिट बैठता था। एक ही शब्द का मैं 3 जगह अलग अलग अनुवाद करूं तो अनुवादक की अपनी भूल है, कमी है। तो मैंने भी तय किया कि मैं भी मनांकन ही रखूंगा। और शिवा बहन जब पहला प्रूफ उनका आया तो उन्होंने मनांकन को काट कर कुछ लिखा था, तो मैंने कहा नहीं बहन, ये शब्द नहीं बदलेगा, ये तो मनांकन ही रहेगा। क्योंकि हमें मानते हैं कि हमने रखा है तो कुछ सोच कर रखा है, ऐसा नहीं है कि था इसलिए रख दिया। आपने ले लिया मनांकन। मैं उसी कॉलेज में पढ़ा करके रिटायर हुआ हूँ जहाँ दूसरे कन्हू भाई जानी थे, राइट? हाँ, कन्हू भाई जानी ने ये यशवंत भाई ने नहीं, कन्हू भाई जानी ने शब्द बनाया। हाँ, यस, हाँ। कन्हू भाई जानी ने शब्द हाँ। बनाया। तो कन्हू भाई यानी मूलतः तो उसके थे, क्या बोलते हैं उस विषय को, निबंध शास्त्र और ये जो प्राचीन इंडियन कल्चर वगैरह के इसके जो है वो प्रख्यात विद्वान थे। और वो प्राकृत और संस्कृत दोनों के विद्वान थे। तो मैंने वो शब्द मुझे गलत नहीं लगा, शब्द तो सही था। कह रहा हूँ कि अनुवाद करते समय कि मनांकन आखिर एक किसी ने गढ़ा तो काम आया वो। तो ऐसे ही अगर नहीं और शब्द मिलता तो ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं। जरूरत पड़ती है तो आदमी शब्दों को गढ़ता है। अब शब्द तो गढ़ लेंगे लेकिन कल्चर को क्या करेंगे? गुजरात में जो कल्चर है, मैं गुजराती से हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। अब यहाँ साटा पाटा या वानगी है ना, हाँ। अलग-अलग वानगी के नाम है। नहीं वो उंधियू तो आ गया। हाँ। अब ऊंधियू आया, हाँ, तो क्या क्या करोगे? हाँ। तो मैंने तो उसका उपाय सबका ढूंढ निकाला था कि ऐसी चीज़ें आएँ तो उनको ऊंधियू को ऊंधियू रखने का और उसका एक फुट नोट दे देने का। और फुट नोट देने की उसकी सुविधा ना हो तो ब्रैकेट में वहीं पर लिख देने का। रोटला ब्रैकेट में लिख दिया। नहीं, रोटला बाजरी खाली नहीं, किसी चीज़ का रोटला हो सकता है। मोटी रोटी, मोटी मतलब जो उत्तर भारत में खाई जाती है ना, यहाँ वाले अपने लिट्टी बोलते हैं वैसे तो, लेकिन लिट्टी के कई आकार हैं। एक तो वो है जो लिट्टी चोखा वाली है, बाटी चोखा जिसे कहते हैं आप, वो भी लिट्टी है। और जो घी में पूरा चूरमा बनता है वो भी लिट्टी है। और जो हाथ से जो है बनाई जाती है जैसे बाजरे का, वैसे वो भी लिट्टी है। तो अब सबके के बजाय हमने मोटी रोटी रख दी और जिसको अर्थ इतना समझ में आएगा कि सामान्य रोटी नहीं है, रोटला, बस इतना अर्थ निकल जाएगा। तो कल्चर का अनुवाद असंभव है। जो चीज़ असंभव है वो है कल्चर। शब्द तो अनुदित हो जाते हैं या बना लिए जाते हैं, लेकिन असंभव जो अनुवाद है वो अनुवाद है वो संस्कृत का। और उसमें भी अगर कहीं मैं एक शब्द खाली पूरा करके करता हूँ। अभी पिछली 3-4 महीने पहले मैंने एक अनुवाद किया सबमिट। मित्तल पटेल करके एक NGO चलाती हैं अहमदाबाद में, और उनकी पुस्तक है सरनामा वगर नो मानवी। अब सरनामा वगर नो मानवी में सारी जातियां जो हैं वो बंजारे और इनकी हाँ NTD वाली हैं सारी। अब उन जातियों के गुजराती वाले नाम ये हो सकते हैं, कुछ नाम हिंदी के हैं जो समझ में आते हैं, और कुछ नाम नहीं है। तो और कुछ नाम के तो हम जानते नहीं कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ के लिए भगवत गोमंडल थोड़ी सी मदद की कि उन्होंने सलाटी लिखा था। सलाटी मतलब जो पत्थर का धंधा करता है। तो सलाट से हमने जो है सारे समझ गया कि धंधे करने वाले होंगे सलाटी जो सब। और हमारे यहाँ संजोग से हमारे उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ाता था, उसी कॉलेज में हमारे कलीग थे जूनियर हमसे, बंजारा जी, गोवर्धन बंजारा, वो उसी कास्ट के हैं। तो उन्होंने सारे बताया कि ये बंजारों की जो है अलग अलग 8 जातियां हैं, तो उनमें से जो है अलग अलग सब नाम हैं। तो आदमी भी हमारे मदद में काम आता है।
और गुजराती के सामान्य शब्द भी डिक्शनरी कौन देखने जाए, डिक्शनरी देखें तो कुछ लिखा हुआ है वो हमारे काम का नहीं हिंदी में, तो हम क्या, तो हमारे मित्रगण हैं, मैंने पिछली बार भी उनका आभार माना था उनकी उपस्थिति में, और बिंदु जी, तो बिंदु जी को वो हमारी क्लासमेट रही हैं, हमसे 10 साल छोटी होंगी लेकिन हमारी क्लासमेट रही हैं, और उनको मैं जब चाहे तब जो है खड़खड़ा करके, क्योंकि उन्होंने ही हमें फंसाया है इस अनुवाद में तो बिंदु जी से नहीं, टैग तो क्या है, वो तो मेरे मित्रों का लेन देन है, हाँ प्यार से ही, बाकी ऐसे कोई बताता नहीं, बोल दे नहीं आता क्या करोगे आप, हाँ? जैसे कभी कभी होता है ना, गुस्सा आता है। हमारे एक अध्यापक हैं, मतलब हमारे अध्यापक सबसे महान हैं। एक कविता थी इनकी धूमिल की, जिसमें शब्द आता है बैल मुत्ती बाढ़तें, जिसका अर्थ है बैल मुत्ती मतलब जब खेत से छूट जाता है बैल और जब जाता है रास्ते पर, मतलब जुआ नहीं है कंधे पर, मुक्त है, तब जरूरी नहीं है कि वो जो पेशाब कर रहा है वह सीधी जा रही हो। अपठ्य जिसको आप कह लें कि ऐसा लिखा है कि पता नहीं क्या गोजर बिच्छू की सांप बनाया है, ऐसे जो आकार, उसको बैलमुत्ती कहते हैं। इबारत का अर्थ तो जना जो है वही है। तो अब रात को 11 बजे उनका फ़ोन आया कि माँ साहब, हमको लोग माँ साहब कहते थे, माँ साहब ये बैलमुत्ती का क्या अर्थ होता है। हम कहे यार हमको तो इस समय नहीं पता है, अब सो रहा हूँ, कल सुबह बताऊँगा। बोले अभी एक लड़का पूछ रहा है। हम कहे तब आप खोजो क्या क्या होता है, नहीं तो मैं सुबह आपको बता दूंगा। मुझे पता था, सुबह बता दूंगा। फिर नहीं मन माना। 10 मिनट बाद मैंने सामने से फ़ोन करके कहा कि जो है बैलमुत्ती का मतलब जिसको आप पढ़ ना पाएँ, ऐसी लिखी हुई इबारत, टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई, ऐसे समझ कि टेढ़ी मीठी लिखी हुई इबारत। तो शब्दों का अर्थ जो है वह ज़रूरी नहीं है कि डिक्शनरी में मिले। एक तो संदर्भ हमको अर्थ दे देते हैं अधिकांश चीज़ों के। अब यहाँ तो कैसे अर्थ मिलते हैं उसका सवाल नहीं था, विषय हमारा था अनट्रांसलेबल। तो अनट्रांसलेबल शब्द नहीं है, वो कल्चर है, जिस कल्चर से वो शब्द आते हैं। हाँ, नमस्कार। वीरेंद्र भाई ने कहा बहुत ही मेरे लिए तो, और मुझे लगता है कम से कम 5-7 आदमी तो ये हॉल में है जिनको बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही। और आई थिंक सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ट्रांसलेशन भले लगता है एक छोटी किताब है, आप पन्ने पलट लेते हो, लेकिन कोई बड़ा स्कल्पचर बना रहे हो, कोई दूसरा आर्टिस्ट होता है, अलग अलग प्रकार के आर्ट होते हैं, जितनी मेहनत लगती है उससे बिल्कुल भी कम मेहनत नहीं लगती है, बहुत मेहनत लगती है। हाँ। और मुझे उनका ये ईमानदारी का जो शब्द प्रयोग बहुत अच्छा लगता है कि जो करने वाला है उसको बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ता है। आप लेजीली काम करो चल जाएगा तो नहीं चलता है। जो ईमानदार होता है वो बहुत मेहनत करता है। जब तक उसको संतोष नहीं होता है कि मैं जो कहना चाह रहा था, जो ओरिजिनल जो आदमी कहना चाह रहा है वही ये है, तब तक उसको वो ढूंढना पड़ता वही है। हाँ। हम वहां तक अगर पहुंच सके तो वाह वाह, और नहीं तो ठीक है, तो होता ही है अनुवाद। तो हाँ जी। सो बहुत सारे, जैसे गुजराती में कुछ शब्द है, संस्कृत में जो शब्द है जो इंग्लिश में नहीं मिलते हैं, इंग्लिश में कुछ है उसका अगर गुजराती करना हो तो तकलीफ होती है। सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके नाम से ये सेशन का नाम रखा था, अनट्रांसलेटेबल को कैसे ट्रांसलेट करें, अनट्रांसलेटेबल क्यों है वो। तो उसमें कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल है प्राण। जो प्राण शब्द है हमारा संस्कृत का है, गुजराती में भी यूज करते हैं। तो उसका इंग्लिश शब्द क्या है? हाँ क्या? प्राण नहीं, लाइफ माने जीवन है, प्राण है। हाँ। तो अब क्या करते हैं लोग कि एक शॉर्टकट निकालने के लिए फिर उसका ब्रीथ यूज करते हैं, लेकिन ब्रीथ है वो प्राण का इंग्लिश नहीं है। एक अर्थ है। हाँ जी। प्राण का एक अर्थ हवा है। हाँ जी। हाँ। प्राण का एक अर्थ हवा है, लेकिन वो
उस वो प्राण का context में नहीं है। संदर्भ, हाँ, हाँ, वही बात कर हाँ, हाँ। सो देखो कि ये वो जो संस्कृति की कल्चर की बात बता रहे हैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारी संस्कृति में है ना, कहते हैं हम प्राण जाए वरु वचन न जाए। अब आप इसका कैसे इंग्लिश करेंगे? ब्रेथ गोस बट वर्ड डजंट गो। ये आप ऐसा नहीं कर सकते, यू नो। तो ये देखो कितनी हमको तो हंसी आई ना कि प्राण जो हमारा विलन था वो चला जाए, लेकिन जो हमारा हीरो है वो न जाए। नहीं तो रूढ़ प्रयोगों में भी ऐसा ही है, जो रूढ़ हाँ, प्रयोग हैं हाँ, गुजराती वो के, तो तकलीफ रूढ़ है। प्रयोगों को भी हिंदी में करने में कुछ तो मिल जाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, कहावतें हैं वो उनमें भी भी कल्चर परेशानी का होती है। है। रूढ़ प्रयोग वास्तव उसी में में आ जाता है। कल्चर की देन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, रूढ़ हाँ जी। प्रयोग कोई अलग से चीज एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली समस्या एग्जैक्टली। है। सो अब जब गुजराती का कुछ करना हो तो कैसे कल्चर को दूसरे कल्चर में ले जाए, वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, जैसे साधना कहते हैं हम। अब वो हमारा संस्कृत का है, इंडियन ट्रेडिशन का है, साधना करना जो आध्यात्मिक साधना होती है, तो उसका कैसे इंग्लिश करे। तो इंग्लिश आप किताबें देखेंगे तो कितनी सारी किताबें आपको मिलेगी जिसमें उसका ट्रांसलेशन होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बट वो प्रैक्टिस इज नॉट द ना, राइट वर्ड। साधना नहीं है। साधना वो नहीं है। साधना के लिए हम लोग तो अनुवाद जब ऐसे सरकारी या गैर सरकारी, जैसे मैं अनुवाद, तो साधना को जो है हम इटैलिक्स Italics में में, हाँ, ही English करके कर देते हैं। सही 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 सही। बस वही, क्योंकि हम उसको नहीं छेड़छाड़ करते। नहीं छेड़छाड़ कर। हाँ, और साधना के फिर अगर ज्यादा हो तो फुंदरी लगा करके फुटनोट जो है Footnote लिखना पड़ेगा, वो- सही। वो ताकि उसको वो मिसगाइड ना हो, बस सही। इतना ही वो होता है। ऑथेंटिक रहे, वो हाँ, word authentic की- रहे। Yes. सो ये साल एक ख्वाहिश है मेरी कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, तो एक ट्रांसलेशन के पर एक उसकी जो सोल ऑफ ट्रांसलेशन है उसके ऊपर एक वर्कशॉप जैसा हमको करना चाहिए। और आपको आपके दूसरे 2-3 दिन नहीं, में हम आज उसको- जरूर जरूर आ जाएंगे, और दूसरे लोगों को भी जिसको हाँ, जिसको भी इंटरेस्ट है कि क्या ये जो कला है, जो वो कला क्या है, उसके उसूल क्या है, उसकी दिक्कतें क्या है, और उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमको ये सब आपको झलक इसलिए देनी ज़रूरी है कि आप पढ़ते हो बहुत आसानी से, लेकिन कितनी मेहनत लगी है उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता है। और अगर उस ऊपर से कर ले तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या लिखा है। तो ये बहुत ही मेहनत करने वाली चीज़ है। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस साल हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर रहा है। हमने हाँ जी, हाँ जी। वो 7 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का, मलयालम से लेके उर्दू से लेके गुजरात, आई मीन कन्नड़ा, हिंदी, सब मराठी, सब लैंग्वेजेस में। तो वो ट्रांसलेशन हम सब जगह से ये सीखे कि इतना आसान नहीं है। सिंपल बुक है कोरोना की, इतनी सिंपल बुक, मगर उसको करना, इट्स इवन दो इट इज सो टेक्निकल, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू डू इट। और मुझे लगता है कि एक्चुअली एक लेवल पे सब लोगों को इसमें थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि हाँ। आप भले मदर टंग गुजराती है, गुजराती पढ़ रहे हो, तो भी एक लेवल का तो ट्रांसलेशन हर इंसान को करना पड़ता है। क्योंकि जो पढ़ रहे हो वो क्या कहना चाहते हैं, उसके पर आप जब चिंतन करते हो तो वो भी एक प्रकार का ट्रांसलेशन ही है। वो आपका अपना ट्रांसलेशन अपना अपने लिए translation है, ये है, अपने भले लिए है। गुजराती का गुजराती में हो। भले गुजराती का गुजराती में हो, तो ये आप जब कोरोना समझते हो सामान्य- तो पढ़ना भी सीखते हो कि फिर भी ऐसे कितना ही पढ़ना मुश्किल पड़ता है। हर चीज को इस तरह से पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। और अनुवाद कोई एक आदमी नहीं करता। हाँ जी। ये तो मैंने पहले भी, बताया। मैं चूंकि बहुत चीज़ें पहले बोल चुका हूँ, इसलिए वो नहीं कहा कि ये संयुक्त प्रयास है, यानी एक आदमी नहीं करता। अब हाँ। इनको, हमको कोई चीज़ बीच में रुकती है तो मैं कौन, डिक्शनरी देखने में समय लगता है, और रिंग करने में कि भाई इसके लिए क्या आपने सोचे थे मित्रों से, तो ऐसे कुछ। और ज़रूरत पड़ने पर अंत में अंतिम सोर्स के रूप में हम तो जिंदा है लेखक, तो उसको ही पकड़ लेते हैं। हाँ? नारायण देसाई को हमने 2 बार बेडशी में जो है उनको एक दिन जो है दिया कि भाई, क्योंकि वो हैं तो बताएंगे वो किस अर्थ में प्रयोग करें, बाकी पूरा हो गया। सो आई थिंक आज के फर्स्ट पार्ट था अनट्रांसलेटेबल्स, और दूसरा पार्ट है अनस्टॉपेबल्स। अनस्टॉपेबल्स का मतलब हो कोविड था, इतनी सारी मुश्किलें थी, सब सिचुएशन थी, मगर पब्लिकेशन का काम बंद होता ही नहीं, क्योंकि वो एक काम था, वो चल सकता था। ट्रांसलेशन भी अपने घर पे सब कर सकते थे। तो कोविड के बाद हम कल के दिन में, बाद के दिन में करेंगे। वो बुक 7 लैंग्वेजेस में प्रिंट हुई, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। फर्स्ट टाइम हम ओएसिस में
ये हो सका कि अलग अलग प्रांत तक वो बुक पहुंच भी पाई, तो हमारा छोटा सा प्रयोग वो हम कर पाए। दिखी नहीं हिंदी में। आपको मिल जाएगी आज। नहीं, हमको नहीं। हाँ। हम तो ये उसके अनुवादक ये है। हाँ। सो वो हमने सॉफ्ट कॉपीज बनाई इस बार। हाँ, सब नहीं, कुछ है, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपीज बनाई है सब हार्ड की जरूरत भी नहीं ना क्योंकि ये पहुंचा नहीं थी ना, मासेस के लिए थी ये बुक, लोगों तक पहुंचे वो ज़रूरी था इस माहौल में, कोविड के टाइम, इसीलिए तो हमने उसकी बात हम कोविड वाले सेशन में ज़्यादा करेंगे। पर ये हमारे लिए बहुत एडवेंचर बहुत अच्छा रहा, एंड आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी टू वी वांट टू टेक इट फर्दर। बहुत सारा सीखे हम लोग उससे, और बहुत सारी हमें इंसाइट्स भी मिली। तो किस तरह से नेक्स्ट टाइम सही जो बुक्स है कैसे कर पाएंगे अलग अलग नेशनल रीजनल लैंग्वेजेस में, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हमारी टीम का बढ़ गया है। सो थैंक यू। आई थिंक शुरुआत क्योंकि हिंदी की आपसे की थी, इसीलिए आपको स्पेशल थैंक यू उसके लिए, और आपके लिए ही। सो लेट अस एंड द सेशन विथ हर टाइम कोई ना कोई लॉन्च तो होना ज़रूरी है। तो अभी दोस्त यहाँ पे है नहीं, पर दिल्ली में जो हमारे पार्टनर्स हैं प्रभात पब्लिकेशंस, उन्होंने ये मुश्किल वक्त में भी बहुत मेहनत करके उन्होंने जो 2 बुक वीरेंद्र जी ने ट्रांसलेट की थी, उसका हम आज लॉन्च करते हैं। सो पहली आई विल रिक्वेस्ट, जो पहला बुक है, आई वुड वांट वीरेंद्र भाई, क्योंकि एंड भाई मैंने अनुवाद भी किया, और वो भी मैं करूं तो लॉन्च मैं करूं, वो नहीं, कोई मैं व्यापारी तो हूँ नहीं। अच्छा संजीव भाई, आई विल आल्सो, बिकॉज़ पहली वाली जो बुक है द आइए। फर्स्ट संजीव भाई मूल जो मूल कंपाइलर है वो बुक के, लियो टॉल्स्टॉय की सदियों ने शानपन वाली जो बुक है। सर उसमें आपने वाक्य रचना जो किए है ना, वो जो है मार डालती है। आप कभी कभी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या क्रिटिकल रिव्यू दे रहे हो, पता नहीं लगता। कॉम्प्लीमेंट तो किया है, ये बड़ा काम है। वही कह रही हूँ। नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट ही है, और अनुवादक के लिए मार डालते हैं। और मैं टॉल्स्टॉय के पास जा नहीं सकता था पूछने के लिए। हाँ, यस, हाँ, वो सही बात है। ये अभी हम टॉल्स्टॉय के किताबों पर काम कर रहे हैं, तो रशियन में लिखी हुई किताबों के बहुत सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं। अभी हम उनकी कहानियाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे अनुवाद पहले पढ़े इंग्लिश में, और फिर उसमें से जो ठीक था उस पे से फिर हम गुजराती करते हैं। तो ये हाँ, यस यस यस, थ्राइस अवे फ्रॉम ट्रुथ। Thrice away from truth. So I think I would like સદીઓનું શાનપણ છે ને તે બુક છે ને બને છે, हाँ સદીઓનું શાનપણ, हाँ। और आई थिंक 2 बुक हम लॉन्च कर रहे हैं, सदियों शानपन, और दूसरी है वो जीवनी भेट हिंदी में। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट टीना, बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट गोइंग टू बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी, और दिल्ली इज़ गोइंग टू द रीजन ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दैट बुक, जिसके कारण हमने जल्दी से वो बुक को प्रिंट करवाई। ये जो जल्दी करी थी बुक को प्रिंट करने में, वो इसीलिए थी क्योंकि दिल्ली तैयार हो गया था, और वो कह रही थी बच्चों को कौन सी बुक्स हम हिंदी में वहाँ पे दे। तो बिकॉज ऑफ हर कैंप्स एंड बिकॉज ऑफ हर प्रोग्राम्स, सो कम डाउन। सो आई थिंक दोनों बुक्स है, एक हाँ यस यस हाँ और वो, और हाँ वो भी, हाँ चलिए, तो जस्ट so we have 2 Hindi books for the yeah. So पहली बुक है सदियों का सयानापन, जो लियो टॉल्स्टॉय की जो बुक है उसके ऊपर उसका जो संक्षिप्त है वो वर्णन है। और दूसरी है जो हमारी फेवरेट स्टोरीज़ है, बहुत सारी स्टोरीज़ की जो बच्चों तक जानी ही चाहिए, जीवन की भेंट। सो दैट इज़ द कंपाइलेशन। सो